नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेगी आपको खुश आमदीद, आपको सुबह का सलाम, सुबह बखैर, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से अपने घरों में हैं? कल का दिन कैसा गुजरा, कल की रात कैसी गुजरी? बेहतरीन तरीके से सो पाए, बेहतरीन तरीके से लोगों को एंटरटेन कर पाए? मैं एंटरटेनमेंट इसलिए कहती हूँ कि ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, तो एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जिए, इंजॉय करें, मोहब्बतों के साथ जिए, प्यार के साथ जिए, ताकि आप जब सुबह उठें तो वो एक नई और खुशगवार सुबह हो, और सुबह का आगाज़ जो है वो बहुत प्यारे अंदाज में करें अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। जैसे कि हम आपसे रोज़ाना हम यही बात करते हैं, और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और फिर अपने घरों से निकलिए। और जिनको छोड़े जा रहे हैं अपने घरों में, उनकी सलामती की दुआ कीजिए, और जिनसे जा रहे हैं उनसे दुआएं लेके जाइए। तो अपनी ज़िंदगी का ये उसूल बनाइए कि मोहब्बतें बांटनी है, मोहब्बतें लेनी है, और अगर कुछ ख़रीदने भी जाना है तो मोहब्बतें ही ख़रीदनी है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाज़ार में बिकती नहीं है, वो अनमोल होते हैं, उनको ढूंढना, और अगर खुशकिस्मती से वो आपके पास हैं तो उनकी कदर कीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए, उनको संभाल के रखिए। दीन में बड़ी खूबसूरत बात है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उनको वो छुपा के रखता है, उनको हुक्म है कि उनको छुपा के रखो। तो जो अगर किस्मत से आपको कुछ रिश्ते ऐसे मिल ही गए हैं जो बहुत बेहतरीन है आपकी ज़िंदगी में, उनको अपनी ज़िंदगियों में प्यार के साथ रखें। मेरा ये मैसेज और ये मेरी बातें इसी तरह से चलती रहेंगी, और भी कोई चीज़ होगी वो भी आपको बताऊँगी। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने अपने टीवी सेट्स ऑन नहीं किए तो प्लीज़ अपने टीवी सेट्स ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए बड़े बड़े मज़े की चीज़ें लेके आ रही हूँ, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, और अगर हस्बैंड वाइफ में कहीं खटपट कहीं नज़र आती है तो उसको भी बेहतर बनाने के लिए, और कहाँ तक औरत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है और करना चाहिए, और अगर वो कर रही है तो उसकी कदर कीजिए। आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ये टॉपिक नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, और अगर किसी और को भी आप बताना चाहते हैं तो उनको कॉल करके बताइए, और कहिए कि टीवी ज़रूर देखें। अब मैं आपको कुछ सूरत हाल मुल्क के हवाले से बताती चलूँ। महंगाई का बुरा हाल है, माशी तौर पर सब्जियाँ जो हैं इस वक्त वो इंतहाई महंगी हो चुकी हैं। प्याज की अगर बात करूँ तो प्याज 220 पे पहुँच चुकी है। किलो भर प्याज 220 किसी के घर में शायद 2 दिन चलती होगी, अगर कुंभा बड़ा है 2 या 3 दिन चलती होगी, तो वो क्या करें। और सब्जियों का ओवरऑल बहुत बुरा हाल है। पहले हम 200 या 300, या अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रही मैं, ये अभी कोई, मैं अगर आपको हार्डली कहूँ कि 1 सवा साल पुरानी अगर बात बता रही हूँ तो 200-300 रुपये में भी किसी के घर की सब्ज़ी कुछ आ जाती थी। लेकिन अब 1000 का पत्ता जिसके पास नहीं है उसके पास 2 दिन की सब्ज़ी नहीं आ सकती। तो ये बहरहाल ये महंगाई के हवाले से बात बता रही हूँ। डॉलर की अगर बात करूँ तो डॉलर इंटर बैंक मार्केट में डॉलर थोड़ा सा 3 पैसे महंगा हुआ है, और जो ओपन मार्केट में उसमें भी थोड़ा सा 284 रुपये 75 पैसे हो गए, और इंटर बैंक है उसमें 283 रुपये और 90 पैसे के ऊपर आ गया है। थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन दुआ यही है कि डॉलर में स्टेबिलिटी रहे और डॉलर नीचे की तरफ जाए, ताकि किसी हद तक जो है महंगाई में कमी आ सके। तो ये बातें तो हम आपसे करते रहते हैं, और ये माशी सूरत हाल के हवाले से भी। लेकिन असल बात क्या होती है, हम जिंदगी में पहचाने किससे जाते हैं? हम जिंदगी में अपने घरों से पहचाने जाते हैं, अपने लोगों से पहचाने जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर तो बड़े तुर्रम खान होते हैं, और लोग उनकी बड़ी इज्जत कर रहे होते हैं, बड़े झुक झुक के सलाम कर रहे होते हैं, उन्हें प्यार देख रहे होते हैं, और उनके पास जितना पैसा होता है वो लोगों के ऊपर लुटा भी रहे होते हैं। और वो पैसा कभी कभार सिर्फ लुटा इसलिए रहे होते हैं कि उनकी वाह हो, या अगर वो दुनिया में किसी की मदद भी कर रहे होते हैं, उनकी अच्छाई तो अपनी जगह है, लेकिन वहाँ वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं कि शायद अपने कुछ गुनाहों के ऊपर ढक्कन डाल रहे हो। तो ये जो ढक्कन डालने का सिलसिला है वो अपने घरों में वो नहीं कर सकते। असल हकीकत उनकी घरों में नजर आती है। तो क्या वाकई ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ किताबी बातें ये वो खवातीन जानती होंगी जो अपने घरों में बैठी हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूती के साथ, प्यार के साथ, और सबसे बड़ी बात इज्जत के साथ लेके चलना किस हद तक ज़रूरी है, और कौन सा वो एक लेवल आता है जहाँ पे इंसान ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि शायद अब गुजारा नहीं है, और अब जो है वो कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन वो डिसीजन का लेवल और वो हाइट कितना होता है, मैं इसके ऊपर बात करूँगी। मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त मेरे मेहमान गिरामी यहाँ पर मौजूद है। आलिया सारिम भाभी, हमारी तो भाभी हैं, बहुत ही प्यारी भाभी हैं। हम जब इन्हें बुलाते हैं वो माशाल्लाह हमारे पास आती हैं, और उनके पास इतनी ज़बरदस्त बात होती है करने के लिए। इनका शेल्टर होम है, और उस शेल्टर होम को जिस खूबसूरती से वो चला रही हैं, और जितने लोगों को वो फ्लरिश कर रही हैं, उनके पास आए हुए वो उनके अपने लोग हैं। उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उनके शेल्टर होम में आने वाली एक मुतासरा खातून है। हम उनसे भी जानेंगे उनकी ज़िंदगी के अहवाल के साथ साथ। लेकिन ये भी बताते चलूँ कि स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, साइकियाट्रिस्ट भी हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो बात करते हैं, और वो बड़ा रिलेट करते हैं लोगों के मसाइल के साथ। उनसे बात करेंगे। अगर वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है तो आपको भी हम
خوش آمدید کہیں گے ریلیشن شپ رولز کے حوالے سے. لیکن بیسیکلی جو ایک گھر کی بنیادیں ہوتی ہیں وہ ہسبینڈ اور وائف سے بنتی ہیں. دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا وہ بھی میاں اور بیوی کا وہ رشتہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. آپ کتنے ہی رشتے نبھا رہے ہوں لیکن یہ واحد ایک ایسا رشتہ ہے جو خون کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن سب سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کمزور بھی ہوتا ہے. لیکن یہ وہ دو ساتھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی تکلیفوں کے ساتھی ہوتے ہیں, آپ کی خوشیوں کے ساتھی ہوتے ہیں, آپ کی زندگی کے اونچ نیچ کے ساتھی ہوتے ہیں. تو پھر کیوں ایک پارٹنر کسی ایک کو اتنی تکلیف دیتا ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے, یا پھر کیوں ایک پارٹنر ایک دوسرے اپنے پارٹنر کے ساتھ اس لیول پہ لے آتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یار مجھے کوئی اسکیپ نہیں مل رہا, یا وہ کیوں اسکیپ چاہ رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر محمد عارف صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے صرف سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, میرے ساتھ عالیہ بھابھی بھی موجود ہے, بہت ایک زبردست شیلٹر ہوم چلاتی ہیں, بہت ساری بچیاں ان کے پاس ان کی چھپر چھاؤں میں آتی ہیں اور یہ ان کی ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہیں. ہماری جو ہمارے انوائرمنٹ ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ہماری دنیا میں ہم اگر پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں, جو اب ریٹ ہے وہ میاں بیوی کی جو ریلیشن شپ کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ خطرناک حد تک خراب ہو چکا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے اس رشتے کو, سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے, ہم ڈیورس کے اوپر تو بعد میں آئیں گے, لیکن ہمارا مین مقصد یہ بہتری کی طرف ہم کہاں لے جا سکتے ہیں اور لیول کیا ہوتا ہے, وہ کازز کیا ہیں, یا وہ کون سے ایسے ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ جب جی اب کچھ نہیں ہو سکتا. میں جاننا چاہوں گی آپ سے. تھینک یو میڈم. کوئی بھی رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے, بہن بھائی کا رشتہ ہے, ماں باپ کا رشتہ ہے, آپ کا آپ کے ٹیم ممبر سے رشتہ ہے, یہ کمیونیکیشن کے اوپر بیس کرتا ہے. اگر آپ ہر مسئلے کی جڑ سمجھیں ہیومن ریلیشنز میں تو وہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے. خواہ وہ میاں بیوی کے درمیان گیپ ہو, خواہ وہ شادی سے پہلے والدین اور اولاد کا گیپ ہو جنہوں نے بچوں سے مشورہ کیے بغیر, ان کی رائے جاننے بغیر, ان کی پرسنالٹی کو سمجھے بغیر شادی کر دی, اور بچوں نے اس کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے اپنی پسند بھی نہیں بتائی, اپنے مسائل نہیں بتائے, نتیجتاً وہ ساری زندگی بھگتتے رہتے ہیں. تو پہلا ایلیمنٹ جس سے ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وہ کمیونیکیشن ہے. جب کمیونیکیشن ہوگی تو آپ کو دوسروں کے مزاج کا پتہ چلے گا, ان کے بیہیویئر کا پتہ چلے گا, پرابلم کا پتہ چلے گا, پرابلم کے سولوشن کا پتہ چلے گا. لیکن جب آپ کمیونیکیشن کریں گے ہی نہیں, نہ ہسبینڈ کمیونیکیشن کرنے کو تیار ہو, نہ بیوی تیار ہو, نہ ماں باپ بچوں سے تیار ہو, تو پھر معاملہ کسی بھی صورت میں سیٹلمنٹ کی طرف, یہ اچھائی کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب میں اسپیسیفک ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں بات ساری یہ نہیں ہوتی, کچھ لوگ آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی, میں ابھی اس سائٹ پہ آنا نہیں چاہتی, لیکن میں اس کا ایک جواب آپ کو ضرور دیتی ہوں کہ سم ٹائمز حالات ورسٹ ہوں, بیوی اگر بات بھی کر رہی ہے شوہر سے اور شوہر جو ہے وہ کانوں میں روئیاں ٹھوسے, سب سے آسان طریقہ ہے یہ جواب نہ دینا. اور ایک عورت پس رہی ہے اور وہ اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات ہے, وہ شوہر سے کر بھی رہی ہے, یہ چونکہ آپ نے کمیونیکیشن والی بات ہے, ون وے ٹریفک تو نہیں چلتا نا. جی میڈم, یہی کمیونیکیشن گیپ ہے نا کہ ایک آدمی بات کرنا چاہ رہا ہے, دوسرا سننے کو تیار نہیں. آپ اسے بلوائیں گے کیسے, آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, اس کو بلوانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں میڈم, کچھ انٹرسٹ میرے ہوں گے, کچھ انٹرسٹ میری مسز کے ہوں گے, کچھ میرے بچوں کے ہوں گے. جب مجھے معاملے کو سلجھانا ہے تو مجھے جس پارٹی سے معاملہ سلجھانا ہے, مجھے شروع میں اس کے انٹرسٹ کی بات کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ ہسبینڈ جو ہے اسے پالیٹکس میں یا کرکٹ میں انٹرسٹ ہے, بیگم کو ڈراموں میں انٹرسٹ ہے. اب جو پارٹی کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا چاہتی ہے اسے کچھ عرصے کے لیے اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. اسے سیکنڈ پارٹنر کے انٹرسٹ کے مطابق اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے ڈھالنا چاہیے. جب دونوں کے درمیان وہ گیپ ختم ہو جائے پھر اسے اپنے انٹرسٹ کا بتائے, اور دونوں مل کے کبھی وہ اس کی رائے کا احترام کرے, کبھی وہ اس کی رائے کا احترام کرے. جب آپ باتیں کرنا شروع کریں گے, آپ کے اختلافات کم ہونے لگیں گے, تو نتیجتاً امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ آپ ایک اچھی پازیٹیو زندگی جی سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ بہت ایک آئیڈیل سچویشن والی بات بتا رہے ہیں. یہ تو وہ والی بات ہے کہ جو جب ہمارے بچے اپنے گھروں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی ان کو یہی تلقین کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ان کو یہی تلقین کر رہے ہوتے ہیں, یا اگر کوئی چھوٹی موٹی, یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے. میں آپ میرے ساتھ ہی لائن پہ رہیے گا ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ پورا مذاکرات کرنے ہیں, کیوں ہمارے ساتھ عالیہ بھابھی بھی موجود ہے. میں اس سوال کا جواب عالیہ بھابھی آپ سے لینا چاہوں گی. جو نارسسٹ ہوتے ہیں نا, انا پسند, خود پسند, وہ آپ کے سبھی نہیں جھکیں گے. ان کی انا اتنی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں میں سب سے زیادہ سپیریئر ہوں. عورت کو میں ہمیشہ کہتی ہوں عورت جذباتی ہوتی ہے, یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ وہ جذباتی ہے, تبھی تو بچے پیدا کرتی ہے, پالتی ہے, وہ کام کرتی ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا. لیکن اس کے جذبات سے جب مرد کھیلتا ہے, کیونکہ ابھی سے ہم اسپیسیفک میاں بیوی کی بات کرتے ہیں, جس جذبات سے کھیلتا ہے, کئی دفعہ میں نے شیلٹر میں جو دیکھا ہے, یہ عورت زبان بہت چلاتی ہے. میں کہتی ہوں ذہنی مریضہ نہیں, زبان بہت چلاتی ہے. تو میں نے کہا زبان چلانے کے محرکات کیا ہوتے ہیں.
ہوتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں جو وہ زبان چلاتی ہے. اچھا مرد, کئی دفعہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ خاموشی سے کام تو کرتا ہے, شور نہیں کرتا. تو دنیا کو نظر آتی ہے وہ عورت جو چیختی ہے, چلاتی ہے, اور اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہوتی کہ آپ خاموشی سے کسی کو آپ پن کر دیں, اس کا وہ بولتا رہے, دنیا کے سامنے تماشا بنے, اپنے گھر والوں میں, بچوں میں تماشا بنے, اور آپ سارا ملبہ بھی اسی پر ڈال دیں. دنیا کو بھی عقل سمجھ ہونی چاہیے. جیسے میں چھوٹتے ہی آنے والے بندے سے سوال کرتی ہوں, میرا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے سامنے والی کی پوری بات سن لی اور پھر اس میں سے وہی سوال نکالے جو مجھے سمجھ میں آئے کہ یہ ایسے کیوں اور یہ ایسے کیوں. وہاں جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. اور جو مرد, ویسے تو کوئی بھی انسان, عورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر بیوی بھی انا پرست ہے تو وہ بولنے پر کبھی نہیں آئے گی. یاد رکھیے گا, جس انسان نے اپنی منمانی ہو وہ بات کرنے پر نہیں آتا. اور مرد اور عورت میں جب مقابلے کی فضا, کمیونیکیشن تو بعد میں آئے گی. جب اگر آپس میں کمپٹیشن ہے تو پھر تو کمیونیکیشن پہ آئیں گے نہیں. اور کمزور مرد کے ساتھ طاقتور عورت نہیں چل پاتی. اس میں طاقتور عورت کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس کمزور مرد کے ساتھ ہے, وہ اس کو جگہ نہیں دے گا. اگر طاقتور عورت صرف محبت کے جو جملے بولنے کو کہے نا, تو سامنے والے کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. اب ایک برتن میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, اور کیونکہ وہ خود مضبوط ہے, وہ اس سے مانگے گی تو کیسے دے گا. جب نہیں دے گا تو کمیونیکیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جب ہم بات کریں گے تو پھر تو ہم اسے قائل کر سکتے ہیں. کہہ رہی ہے نا کہ ایک طرف تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عورت انسیکیور ہوتی ہے, لیکن جب مرد انسیکیور ہو جاتا ہے تو وہ سیم بالکل اسی طرح کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ مردوں کو, ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی پوچھ رہی ہوں, مردوں کو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ عورت بول رہی ہے. بھائی عورت ہاتھ نہیں چلا سکتی, زبان تو بولے گی نا, کچھ تو کرے گی. کہتے ہیں نا عورت کی زبان چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ چلتا ہے. لیکن آپ عورت کو زبان چلانے پر اگر اکسا رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ مرد کہتے ہیں کہ جی بڑی پوزیسو ہے, یہ یار یہ بھی تو اس کا پیار ہی تو ہے. جو عورت پوزیسو نہیں ہے پھر وہ آپ کے ساتھ اس لیول پہ محبت عشق نہیں کر سکتی. یہی بات میں, جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کی طرف یہ سوال لے کے آؤں گی کہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے سوالات اور ایسے پیشنٹس بھی آتے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری وائف بہت پوزیسو ہے اور وہ ہمارا, مطلب مجھے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ فون چیک کریں یا یہ کریں, آپ اتنے سائیکوٹک ہو جائیں, لیکن وہ لیول بھی تو سمجھنا چاہیے نا. اس کے اوپر مرد کیوں نہیں بات کرتا, مرد کیوں اتنا پوزیسو نہیں ہوتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اس حد تک چلے جائیے کہ جہاں پہ آپ کی زندگی یا جینا دو بھر ہو جائے. عالیہ بھابی نے بڑی خوبصورت بات کی, میں چاہوں گی کہ آپ سے بھی آپ کا پوائنٹ لوں اس حوالے سے. جی میڈم, میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اسے آپ اپنا اختلافات نہ سمجھیے گا, میری ایک مختلف رائے ہے, میں دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھتا ہوں. اس لیے میں آپ کے دونوں سوالات جو آپ نے مسز عالیہ سے کیے, میں ان کی نمائندگی اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہوں. ایک میڈم نے کہا اور آپ نے ان کی تائید کی کہ جو مرد انا پسند ہوتا ہے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اینڈ سے یہ بات ٹھیک ہو. میں جن لوگوں کو ملتا ہوں, دیکھتا ہوں, وہ اس لیے بات زیادہ نہیں کرتے کہ وہ دلائل دے دے کے تھک جاتے ہیں. جب عورت کے ذہن میں وہ دلائل اثر نہیں کرتے, وہ خاص مینٹل سٹیٹ میں ہوتی ہے. آپ کا سر پہلے ہلنے لگ گیا, نو نو نو, پہلے بات سنیں پھر ایسے سر ہلائیے گا. میں باڈی لینگویج پڑھاتا ہوں. نہیں آپ ماشاءاللہ آپ کی بات سر آنکھوں پہ ہے. میں نے آج پروگرام کا حصہ اسی لیے ہیں, یا بالکل صحیح بات کریں. لیکن ہم بہت سارے, میں نے جیسے کہ میری آپ سے بات بھی ہوتی ہے, جن مائنڈ سیٹ کے ساتھ کبھی کبھار ہم لوگوں سے ملتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, بتائیں گے ہم اس پہ, لیکن آپ اپنی بات پہلے کمپلیٹ کیجئے. ایک میں کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات مرد اس لیے بات نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کی بات کی لاجک, ان کی بات کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس خاتون یا اس لائف پارٹنر کے ذہن میں اتر نہیں رہی ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو جیسا یہ خود سے خوش رہے, میں بات کروں گا اسے اور غصہ آئے گا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسرا جو اپنے پوزیسونیس کی بات کی, اور مسز عالیہ نے بہت عمدگی سے کہا کہ وہ محبت ہی کیا جس میں پوزیسونیس نہ ہو. تو میں آپ کو آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں. میرا جواب اس کہانی میں مضمر ہے. ایک خاتون کو پرندوں سے بہت پیار تھا. وہ کہیں سے پرندوں کا ایک جوڑا لے کر آئی. اس نے ایک جوڑے کو, اس میں سے ایک پیر کو باہر نکالا, ایک پرندے کو, اسے پیار کیا, چوما. اسے ڈر تھا کہ یہ اڑ نہ جائے. اس نے اسے دبا کے رکھا اور وہ مر گیا. اب وہ رونے لگی. اس کا ہسبینڈ آیا, اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ میں نے اسے پکڑا تھا, مجھے ڈر تھا کہ یہ اڑ نہ جائے, میں نے دبایا اور یہ مر گیا. ہسبینڈ کہتا ہے آؤ ایک اور تجربہ کرتے ہیں. اس نے دوسرے پرندے کو نکالا, اسے پیار کیا اور اسے چھوڑ دیا. پرندہ اڑ گیا. بیگم پھر رونے لگ گئی. لیکن چند منٹوں کے بعد پرندہ اڑتا ہوا چکر کاٹ کر آیا اور ان کے گھر کی دیوار پر بیٹھ گیا, اور اس نے وہ گانا گایا جو اس خاتون نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا. ہسبینڈ نے اسے یہ میسج دیا کہ جس سے پیار کرتی ہو اس پہ
हम दोबारा से डॉक्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमारा रब्ता बहाल होता है हम डॉक्टर साहब की जानिब दोबारा जाएंगे। भाभी आपने सुना डॉक्टर साहब, ये अल्लाह करे कि हमारे घरों के मेरा सवाल ये था कि हम परिंदे नहीं हैं, परिंदे भी नहीं है, अल्लाह करे अगर परिंदे हैं तो इतने अच्छे परिंदे बन जाए। बात ये नहीं होती कि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहा होता है, मौक़िफ़ पेश करना उसका हक है और बीवी को उसकी बात सुननी और माननी चाहिए, अगर नहीं करी तो गलती पर वो औरत की भी गलती बहुत बिल्कुल है, औरत भी इंसान है ना, औरत को भी गलती की गुंजाइश दे, लेकिन मसला वहां पैदा होता है जहां वो बात नहीं करना चाहता, अपनी बात सिर्फ मनवाना चाहता है। हाँ जी, यानी उसने कोई एक डिसीजन ले लिया है, उसने कोई एक काम कर लिया है और उसके बाद वो चाहता है सामने वाली जो है वो उसको सिर्फ यस बॉस करे। जब यहाँ पर खाली यस बॉस की कहानी होती है ना, इख्तलाफात वहां है। अच्छा, जहां तक बात इस चीज की है कि भाई पोजेसिवनेस अच्छी लगती है, तो इनसिक्योरिटी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। बिल्कुल पोजेसिव तो इसलिए है कि जाहिर है मोहब्बत करते हैं, इस तरह तो खुदा ना खास्ता कोई अगर लाइफ पार्टनर चला जाए तो हमें फिर रोने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि चीजें नेचुरल है ना। लेकिन पॉजिटिवनेस को मैं नेगेटिव उसके ऊपर नहीं लगूं, पॉजिटिवनेस का मतलब ये है कि ये वो मोहब्बत ही नहीं है जिसमें गरज नहीं है, मतलब एक प्यार का एक एलिमेंट है, गरज से मुराद वो नहीं। देखो जी, पोजेसिवनेस का मतलब ये है कि हम उसको दिलो जान से चाहते हैं और उसके बाद हम जिंदा नहीं रह सकते, और जिसको हम दिलो जान से चाहते हैं उसके लिए इनसिक्योर नहीं होते, उसके लिए बाउंड्रीज नहीं बनाते। बिल्कुल सही बात। जब जिसको हम चाहते हैं उसी को हम आजाद छोड़ते हैं, बिल्कुल, और उसके ऊपर भरोसे के साथ उसको आजाद छोड़ा जाता है। डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम आने वाला है, लेकिन मैं आपसे फिर भी इसके ऊपर जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी और फिर ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, लेकिन पहले आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, वो जब मेरे कनेक्शन कट गया उसके बाद जब बिल्ड हुआ तो आप मैडम को कह रही थी कि हम इंसान परिंदे नहीं हैं। जी, याद रखिएगा कि हम परिंदे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमें समझाने के लिए चींटियों की मिसालें देता है, मच्छर की मिसालें देता है, घोड़ों की मिसालें देता है। ठीक है, हम इंसानों में ये खासियत है कि हम अपने अलावा दूसरी मखलूकात से भी सीख सकते हैं। तो जो मैं आपको वो पोजेसिवनेस का दर्स दे रहा था, वो अभी आपकी आखिरी गुफ्तगू में उस बात की तस्दीक हो गई कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उससे उसके लिए आजादी दी जाती है ताकि वो आपके साथ फ्री माहौल में रह सके। छोटी सी एक बात रखना किसी भी सूरत में मोहब्बत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे छोटी सी एक बात की तस्दीक करना चाहूंगी और आपसे पूछना भी चाहूंगी। मेरे और मैं जो मेरे कुछ आसपास की एक्सपीरियंसेस में ये भी बात आई कि जो मर्द अपनी आज़ादी पर ढक्कन डालना चाहता है, बेसिकली वो औरत को आज़ाद करता है। वो कहते हैं डू वट एवर यू वांट, के मुझसे कल कुछ पूछे ही नहीं, कहाँ गया था, कहाँ नहीं गया था, क्यों था। ये मैं आपको वो एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है दुनिया में। और मेरी आपसे पहले भी बात हुई और मैं इस चीज़ को सिर्फ आपसे, मैं ये नहीं कह रही कि आप सेकंड करें, लेकिन दुनिया में ये भी होता है जो मर्द अपनी औरत को आज़ादी देता है, वो देना चाहता है, वो एक्चुअली अपनी आज़ादी को ढक्कन डालता है। और एक चीज और होती है कि अपनी जो आजकल की कमर्शियल शादियां हो रही हैं, वो औरत को आजादी नहीं दे रहा, उस आजादी के बदले में अपनी कोई कमर्शियल एक्टिविटी पूरी कर रहा है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। मैडम रिपीट कर दें प्लीज। मैं ये कह रही थी, आपने जिस आज़ादी की बात की थी, मैं भी उस चीज़ को मानती हूँ, आप जिससे प्यार करते हैं उसको आज़ाद छोड़ देते हैं, लेकिन बेसिकली मोहब्बत, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ, मेरे ऑब्जर्वेशंस, मेरे आसपास में लोग ऐसे भी मौजूद हैं, मर्द अपनी आज़ादी पे ढक्कन डालने के लिए औरत को आज़ाद करते कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एक्चुअली वो मोहब्बत में नहीं करता। जो असल मैं आपको ये बात, ये मैं उन एक्सपीरियंसेस की और उन ऑब्जर्वेशंस की बात कर रही हूँ जो मैंने अपने सराउंडिंग देखी है। जी आप बताइए। जी मैडम, आप ठीक कह रही हैं, मर्दों में भी ऐसा होता है, औरतों में भी ऐसा होता है। कुछ औरतें जानबूझ के हस्बैंड को खुली छूट ये सोच के देती हैं कि चलो मुझे भी आजादी मिल जाएगी, और बिल्कुल सिमिलरली कुछ मर्दों के नजदीक भी ये होता है कि मैं इसे नहीं पूछूंगा तो ये मुझे नहीं पूछेगी, और अब एक ही घर में रहते हुए अपनी अलग अलग दुनिया बसा के रखेंगे, अपनी मर्जी की एक्टिविटीज में, सोचों में इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन मेरे मुशाहिदे में ऐसा बहुत कम होता है। आपने ठीक कहा, हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा कम होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो नॉर्मली जो होता है आपके पास, जो क्लाइंटेल आपका जो है, और नॉर्मली छोटे मोटे झगड़े होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपका प्रोसीजर क्या है, तो मुझे ये भी बताइए कि आप किस तरह हीलिंग करते हैं, और दोनों के लिए क्या आप दोनों को कौन सी ऐसी जो टिप्स हैं या कौन सी थेरेपी ऐसी करते हैं कि जिसकी वजह से उनका आपस में बॉन्ड मजबूत होता है। मैडम, हमारे सोसाइटी में ना जो आसपास की एनवायरनमेंट है वो मुसलसल ऐसे नेगेटिव सजेशंस देते हैं जिससे जहन में पहले से एक राय बन जाती है। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि जब शादी होती है, कोई लड़की ये नहीं कहती कि मेरी शादी होने वाली है और मैं इंशाल्लाह घर जाके अपने शौहर का घर जहन्नम बना के दिखाऊंगी। इसी तरह किसी लड़के की माँ ने आज तक ये नहीं कहा कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है, दुल्हन को आने दो, मैं उसका जीना हराम करके दिखाऊंगी। ऐसा होता है, मगर होता है ऐसा।
डॉक्टर साहब ऐसा होता है, डॉक्टर साहब ऐसा होता है, कहते हैं कि आ तो जाओ। डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि वो तैयारी इसी पे बैठी होती है कि आओ तो सही, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें बहुत बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है, जस्ट कम इन द हाउस एंड यू विल सी। मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं बात कंप्लीट करूंगा। जी जी। अपने मुंह से मैंने कहा कि कोई लड़की ये नहीं कहती, कोई लड़का ये नहीं कहता, कोई माँ ये नहीं कहती कि हम बच्चे का घर उजाड़ेंगे। अच्छा, होता यह है कि हमारी आसपास में एक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि सास और बहू की बन नहीं सकती, नंद और भाभी की बन नहीं सकती, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। जी। ज्वाइंट फैमिली में रहना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। जी जी, अब जैसे शादी के दिन करीब आते हैं, आसपास ऐसी बातें होने लग जाती हैं। शादी के बाद मियां बीवी के जो रिश्तेदार हैं वो उस तरह की बातें करते हैं कि तेरी सास कैसी है, तेरी बहू कैसी है, आजकल मामलात क्या चल रहे हैं, टोका टाकी ज्यादा तो नहीं है। ये वो छोटे छोटे बीज बोए जाते हैं जिनसे दिलों में वसवसे पैदा होते हैं। वो वसवसे जो दिलों पर गिरहें डालते हैं, जिनके बारे में सूरह फलक और सूरह नास भी उतरी है कि वो वसवसे डालने वालियों से, गिरहें डालने वालियों से पनाह मांगता हूं, यही तो वसवसे डालते हैं। उसके नतीजे में ये फासले पैदा होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझाते हैं, उन्हें बिठाते हैं, उनके माइंड की रीफ्रेमिंग करते हैं। ज़हन में जो सोच बचपन से या लड़कपन से रासख कर दी गई थी कि सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है, नंद ऐसी होती है, भाभी ऐसी होती है, हम हिप्नोथेरेपी का, हिप्नोसिस का सहारा लेते हुए उनकी सोचों को एक नया रुख देते हैं। उनका लेंस चेंज करते हैं। एक काम ये करते हैं। अच्छा। दूसरा, उनमें बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ टेक्निक्स उन्हें बताते हैं जिससे उनमें बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो और उनके अंदर एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस पैदा हो। ठीक। तीसरा, एक अहम चीज उन्हें टाइम आउट की सिखाते हैं कि जब भी लड़ाई झगड़ा हो, तू मैं हो रही हो, तो उसी वक्त उस चीज को सेटल करने की कोशिश ना की जाए, उसके लिए थोड़ा टाइम ले लिया जाए। कितना टाइम? मियां बीवी को बात कर जी। कितना टाइम डॉक्टर? आपने आज रात को बात हुई है, अब सुबह इस बारे में बात कर लें, दोपहर को बात हुई है, रात को बात कर लें। जब थोड़ा सा आपको टाइम आउट मिल जाता है, आपको लॉजिकली सोचने का मौका मिलता है, आपका इमोशनल टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो चुका होता है, आपको उसके जो साइड इफेक्ट्स है उस लड़ाई के वो भी सामने आने लग चुके होते हैं। अपनी गलती और दूसरे की गलती और मेरा और दूसरे का रिएक्शन जितना हुआ, उन सारी चीजों को एनालाइज करने का टाइम मिल जाता है। जब वो चंद घंटों के बाद उस बारे में बात करते हैं तो नतीजा बड़ा मजेदार और शानदार निकलता है। एक और टिप, क्योंकि आपका प्रोग्राम बड़ा अहम है और टॉपिक उससे भी ज्यादा अहम है और मजे का है, टिप भी मैं देना चाहता हूं साथ। मैडम, बेडरूम जो है, बेडरूम प्लेस ऑफ इंटीमेसी, प्लेस ऑफ लव, प्लेस ऑफ कंफर्ट, प्लेस ऑफ पीस ऑफ माइंड है। अब होता यह है कि अक्सर का जब शौहर घर आता है तो बेगम के लिए तो प्लेस बेडरूम ही होती है सबसे सेफ। जब शौहर घर पहुंचता है तो दिन में जो कुछ हुआ, जो गिले शिकवे शिकायत थी, बेगम हस्बैंड के ऊपर वो तमाम की तमाम उंडेलना शुरू कर देती है। बेडरूम प्लेस था कंफर्ट का, पीस का, लव का, इंटीमेसी का। वो आहिस्ता आहिस्ता टेंशन का, परेशानियों का और झगड़ों की जगह बन जाता है। आदमी की एंकरिंग हो जाती है उस जगह के साथ कि जैसे ही मैं बेडरूम में पहुंचूंगा मुझे शिकायतें की जाएंगी, लड़ाई झगड़ा, दिन भर की जो चपकलक्षें हैं वो सुनाई जाएंगी। तो बेडरूम प्लेस ऑफ इंटीमेसी नहीं रहता, जिसके नतीजे में मोहब्बत कम होती जाती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं बेडरूम को हर तरह के बहस मुबाहिसे से दूर रखा जाए। स्टडी रूम में चले जाएं, ड्राइंग रूम में चले जाएं, ज्वाइंट फैमिली में छत पर चले जाएं, बाहर वॉक करने के लिए चले जाएं, लेकिन जो भी इख्तिलाफी बातें हैं वो बेडरूम से बाहर डिस्कस की जाएं। बेडरूम को माफ रखा जाए, आपके जज्बात बेडरूम के साथ मोहब्बत वाले रहने चाहिए। अच्छा, मैं एक सवाल यहीं पे करना चाहूंगी। जो माएँ है ना, जो हमारे बड़े होते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे कमरे से तुम्हारी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि जो करना है अपने कमरे के अंदर करो, बाहर किसी को पता ना लगे। मैं एक मिसाल आपको दे रही हूँ कि ये जो लॉज है ना, ये जिंदगी के साथ साथ सब बदलते जा रहे हैं डॉक्टर साहब। और जहां तक आपने बात की ना, जो आपने ये बात की, मैं आपकी बात का बहुत एहतराम करती हूँ, लेकिन अगर आदमी, औरत अगर मर्द को नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? दूसरी बात आप ये, चले ठीक है, सही है, उसको एक सारी बातें मर्दों के ऊपर ही जा रही हैं। मर्द अब इंटीमेसी के लिए नहीं आ रहा, वो लस्ट के लिए आ रहा है, वो लव मेकिंग नहीं कर रहा बेसिकली। मैं आपकी जानिब आती हूँ, एक मेरे साथ खातून मौजूद हैं, मैं उनकी एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ, उन्हीं की जुबानी, फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जी बेटा। वालेकुम सलाम, ऊंचा बोलिएगा। बिल्कुल। मैं ये डॉक्टर साहब के बारे से जो भी बात कर रहे हैं वो सुन रही हूँ, बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, अच्छी बातें बता रहे हैं। बाकी
मियां बीवी के दरमियान आपका कम्युनिकेशन ऊंचा- गैप ऊंचा नहीं बोलिएगा। होना चाहिए, जी। ससुराल वालों के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जो उन्होंने बात की, शादी से पहले लोग फसाद फैलाते हैं, वसवसे डालते हैं दिल में, जनरेशन गैप की वजह से, मैं ये कम्युनिकेशन चाहूंगी गैप कि की वजह से आपके होता है साथ ना। क्या मसला हुआ, जी। आप भाभी के शेल्टर में कितने अरसे से हैं और फिर आप किस वजह से आई थी, आखिर मसला क्या हुआ आपके साथ? मैं आपको वो उसी तरफ लेके आ रही जो थी ना। जो कमरा है ना, जैसे कमरे में उन्होंने कहा कि एक अच्छी जगह होनी चाहिए। तो जी। अगर किसी मियाँ ने आपके जैसे हस्बैंड की जो सारी स्टोरी है, वो कितनी देर उस कमरे में रहता था कि आप कोई बात कर सकते हैं? नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि एक तो पहली बात वही कि जान पहचान कोई नहीं, बिल्कुल अजनबी लोगों में शादी हुई, ठीक है। फिर वहाँ पर माहौल पहले से ही बना दिया गया था कि आपने अपनी आने वाली को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है, ठीक है। ठीक है। आपका वजह वजह क्या बनी? शुरुआत मेरी बहन की तरफ से हुई। सगी बहन थी मेरी, लेकिन उसने ससुराल में मेरा इमेज इस तरह का बनाया हुआ था। तो वो भी आपके ससुराल में ही थी? आपकी नहीं नहीं नहीं, वो मेरे ससुराल में नहीं ठीक थी, है, दोस्ती थी ठीक मेरी है। नंद के साथ, उनकी दोस्ती भी थी, दोनों का मिजाज भी एक तरह का। और मैं बस देखिए इस वक्त जो अपने आप बात को हो रही अच्छा है करने के लिए ना, ना। वो एग्जैक्टली हस्बैंड वाइफ के दरमियान मैं की बात वहीं होती है आपको कि लेके वहाँ आ रही तक हुआ कैसे है? मैं वहीं लेके आ रही हूँ। उन्होंने मेरा इमेज इस तरह का बनाया कि आगे मेरे शोहर को बहुत सारे मौके मिले मुझे परेशान करने के, आपकी बहन ने? मेरी बहन की तरफ से। सगी बहन ने? जी। अच्छा, उन्होंने मेरा इमेज वहाँ पे इतना खराब किया, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कियां ससुरालों में नहीं पहले जाया करती ना, ठीक कि है। उनकी मुलाकातें हो या ठीक है, कुछ। ठीक मुझे तो वो लोग नहीं जानते थे। जो मेरी बहन ने इमेज बनाया मेरा, वो उस हिसाब से मुझे लेके चले। अच्छा, सही। जी। इमेज ये बना दिया गया, पढ़ी लिखी है, बापर्दा है, लेकिन इसकी शादी नहीं हो रही है। तो ये बहुत ही बस लेकिन इससे इस बात का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब आप नहीं, जाते नहीं। हैं कहीं पे तो आप रहते रहते जी। आपकी आदत लोग आपको जानते हैं। आपकी वजह क्या बनी? वो कौन सा ऐसा लम्हा आया या कौन सा ऐसा मकाम आया जब आपने सोचा कि नहीं अब मैं नहीं रह सकती? देखिए, मेरे शौहर की तरफ से ये था कि वो शादी से पहले से ही शुरू से अपनी बहन के घर में रहते थे, जो अच्छा। मेरी बहन की फ्रेंड थी, और जॉब वगैरह कोई नहीं करते थे। रूटीन उनकी यही थी, उनकी नेचर यही थी, अच्छा, ठीक है। उनसे मतलब आप ख्वातीन वाले काम करवा लें, ठीक है। वो घर में घरदारी कर लेंगे, और वहाँ लेकिन तो मैं केस का मैं इनके ज़ाहिर है मेरे जी। पास ये 10 साल से ज़्यादा करसा हो गया मेरे पास है। इनके मियाँ का मौक़िफ़ ये था कि वो क्योंकि बहन क्या रहते हैं, तो वो इन्हें कायल कर रहे थे कि तुम भी नंद के घर में रहो, सारे घरदारी करो। ठीक है। और नंद का आलम ये था कि साथ में मियाँ बीवी बात ना करें। जब औलाद पैदा होने वाली हुई तो ये इतराज़ था कि औलाद कैसे पैदा हो रही है, अपने घर के काम कैसे करेगी, अब ये तो उधर इन्वॉल्व होगी। इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। तो मियाँ का कहना क्या था, मैं नौकरी नहीं करता, बहन के घर रहता हूँ, तुम यहीं पर रहोगी, अच्छा। तुम इसका मास्टियों की तरह काम करोगी, ठीक है। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। जब हम बात कर रहे थे ना कि सामने वाला अगर हाँ। अना परस्त है या अपना कंफर्ट जोन देख रहा है, तो सामने वाले की बात ही नहीं सुन मैं रहा। समझ तो गया। इनकी बात नहीं सुनी, और फिर जाहिर है और उस पे- जिम्मेदार नहीं था ना? जिम्मेदार नहीं था। तो इस पे इल्जामात हैं, इस पे बहुत सारी चीजें हैं। जो भाई नौकरी ना करे, बहन के घर में बैठा हुआ हो, बहनोई के घर में बैठा हो, वहां पे किचन का काम वो करता है, झाड़ू पोछा वो करता है, उसमें इसको लेके जाता है, ये तो इसका हक था ना। अच्छा, खुद भी पढ़ी लिखी थी, इसने कहा आप भी कमाए, मैं भी कमाती हूँ, छोटी सी जगह पे रहते हैं। लेकिन वो ये बताना चाह रहा था कि मेरा कंफर्ट जोन मेरी बहन के साथ इस हिसाब किताब में, तुम भी इसी तुम में बाहर आओ। से आई हो और इसी में हम, हाँ। और जब थोड़ी अब दूसरी बात कि जब इसने बहुत स्टैंड लिया और इसने एक घर लिया कि जहां पे लोग शिफ्ट हुए, तो वो सिर्फ रात को बकौल इसके जिन्होंने बताया सिर्फ 2 घंटे के लिए सोने आता था। उसके बाद वो उस घर में उसमें होता ही नहीं था, जबकि इसके पास एक अदद बच्ची भी थी। तो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि कम्युनिकेशन तो तब है जब सामने वाले ईमानदारी से आपको मैं जगह ये देना आपका ये चाहेगा। सवाल डॉक्टर साहब के पास लेके जाती हूँ। डॉक्टर साहब, अब आप मुझे, आपने सुनी आलिया भाभी और मुतासरा हमारे साथ जो बच्ची है उसकी कहानी, इस सिनेरियो में बताएं कि इस सिनेरियो में कैसे एक लड़की लड़का जब जिम्मेदार ही ना हो। मैडम, जो बात मैं अब आपको बताने लगा हूं, मुमकिन है कि आपकी टीम मुझे डिस्कनेक्ट कर दे यहाँ से, लेकिन बहरहाल मुझे है हुक्म नहीं, अल्लाह। डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे आप, बिल्कुल आप कहिए। अच्छा, आपकी राय बड़ी देखिए मैडम, कीमती है। जिस तरह मस्जिद का मिंबर और मेहराब बहुत मुकद्दस होता है क्योंकि वो लोगों की ज़हन साजी करता है, जी जी, मेरी ओपिनियन ये है, आप इस वक्त जिस सीट के ऊपर बैठी हैं, ये मस्जिद के मिंबर और मेहराब की तरह अहमियत का हामिल है। बिल्कुल। मस्जिद में चंद 100 लोग सुनते हैं, आपको लाखों लोग सुनते हैं। जी, हमें हर लफ्ज के साथ इंसाफ करना चाहिए, बिल्कुल। लफ्जों से खेलना नहीं चाहिए। ट्रू। अब जो मैडम बताना चाह रही थी, आप लोगों ने मैडम को बताने नहीं दिया। मैडम जो थी उनकी बात काटी गई, उनके अल्फाज जो थे मैडम आलिया के वो उनके मुंह में ठोंसे गए। आप जान रही हैं, उन्होंने कहा कम्युनिकेशन गैप है, तो उन्होंने कहा तुम इस घर में आके मासियों की तरह काम करोगी। मैं गारंटी से कहता हूं उनके शौहर ने ये अल्फाज नहीं कहे थे, ये मैडम ने उनके मुंह में डाले हैं। शौहर ने इस चलें, तरीके से नहीं कहा। भाभी, हमने कोई आपके मुंह में- मैडम लेट मी फिनिश, जी, लेट मी जी। फिनिश। उनके पास आए पूरा टाइम है, बट ठीक लेट है। मी फिनिश प्लीज। ओके। अच्छा,
آپ نے جب ان سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ کی ذہن سازی کر دی گئی تھی میری بہن کے وجہ سے. اچھا, دراصل ان کا گھر اجاڑا ان کے بقول ان کی بہن نے. بالکل صحیح, میں اسی طرف آ رہی تھی. اس وجہ ایک عورت ٹھہری, مرد نہیں ٹھہرا. مرد اس کا ذمہ دار ہے مگر بنیادی وجہ وہ خاتون بنی ان کی بہن. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے شوہر تو یہ کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ کی ٹیم نے ان کی بات کاٹ دی کہ نہیں تم ٹھہر جاؤ, میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارا شوہر کیا چاہتا تھا. یعنی انہیں ونس اگین شٹ اپ کال دے کے یہ کہا گیا کہ میں اصل میں فیمنزم جب سے پاکستان میں زیادہ آ رہا ہے, وکٹم کارڈ پلے کرنے کا بہت زیادہ زبردست موقع ملتا ہے, اور عموماً مرد کو کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم مخلوق کوئی نہیں ہے, یہ ظلم, جبر اور استبداد کی ایک کہانی رقم کرنے کے لیے آیا ہے. میں یہ نہیں کہتا میں ڈاکٹر صاحب آپ کی ہر بات کا انتہائی احترام کرتی ہوں, اور میرے پاس اس کا جواب بھی ہے. مجھے مطلب بات سوال جواب کی نہیں ہے, بات کسی کنکلوژن پہ آنا ہے. اس بچی کا جو مسئلہ تھا یا جو بھی تھا ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جو ایک بات بحث اور گرما گرمی کی نہیں ہوتی, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں پہ اپنے لوگوں کو کام ڈاؤن کر سکیں اور کوئی ایسا سلوشن بات چیت کے ذریعے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ کمیونیکیشن بہت زیادہ اہم ہے, لیکن کبھی کبھار کمیونیکیشن کے چیزوں سے آپ بہت اوپر جا چکے ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن کے رستے نہیں مل رہے ہوتے, یا جو ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو بیچ میں ڈالا جائے تو چیزیں آپ اس لیول سے بھی اوپر جا چکے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ڈیورسز کبھی کبھار بہت چھوٹی بات کے اوپر ہوتی ہے, لیکن وہ چیزیں بہت ٹائم سے پکڑی ہوتی ہیں. میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز مہمان ڈاکٹر محمد عارف صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے, اپنی بات کو بھی کنٹینیو کیجیے گا, اور میں یہ بھی چاہوں گی میرے ساتھ جو متاثرہ بچی بھی موجود ہیں تاکہ وہ آپ سے آپ کمپلیٹلی ان کی بھی بات سنیں. میں یہ بات نہیں کہتی کبھی بھی, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان کے گھر کو بگاڑنے میں مرد کا ہاتھ نہیں تھا, ایک ان کی اپنی بہن تھی اور ایک اس لڑکے کی بہن تھی. میں نے آپ کی بات, لیکن وہ مرد کیا کٹ پتلی تھا. اور یہ 40 منٹ کا ایک ٹوٹل پروگرام ہے. یہ جو بچیاں ہوتی ہیں یہ 10.5 سال 11 سال سے میرے پاس ہے, اس کی بیٹی بھی میرے پاس موجود ہے. ڈاکٹر صاحب نے کتنی آسانی سے دھجیاں اڑا دی, دھجیاں. خدا کے لیے یہ موقف ہوتا ہے مردوں کا. اب میں تھوڑی سی بات کر لوں ڈاکٹر صاحب, میں آپ نے ایسے مشکل الفاظ بول دیے کہ اس کے منہ میں ہم زبان ڈال رہے ہیں, ہم اس کو کیا وہاں برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیتے میرے پاس. اور میں خود اس وقت جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں, میری شادی کو 28 سال ہو گئے, میں ایک کمرے میں رہتی ہوں, جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور بہت خوش رہتی ہوں, اور جوائنٹ فیملی کی بہت زیادہ میں سپورٹ میں ہوں کیونکہ میں خود اس کو پریکٹس کری ہوں. آپ نے بولتے ہوئے ذرا آپ کو خیال نہیں آیا, آپ نے ایسے ایسے الزام لگا دیا, آپ نے 2 منٹ میں کہہ دیا جو ساتھ میں بیٹھی ہیں انہوں نے اس کو یہ کہہ دیا. میں نے کہا 10 سال سے زیادہ کرسا, اور یہ نسل نہیں, اس کی اگلی نسل بھی میرے پاس پروان چڑھی ہے شیلٹروں میں. آپ نے تو ان بچیوں کے لیے ان کی مٹی پلیت کر دی کہ اگر آپ میرے پاس اگر وہ بچیاں آئیں گی آپ کا پروگرام دیکھیں گی تو 100 دفعہ یہ بات سوچیں گی 28 سال سے تو خالی میں اس کام میں ہوں. وہ یہ سوچیں گی کہ شاید اگر وہ میرے پاس آئیں گی تو میں ان کو کوئی نیگیٹیوٹی دکھاؤں گی. یہ بہت عزت سے میرے پاس موجود ہے, لیکن یہ اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے بولنے میں کہ آپ اس کو کہیں کہ 3 منٹ میں اپنے 30 سال کی کہانی, 40 سال عمر کی کہانی سنا دو. یہ ایکسپرٹی میرے پاس اس لیے کہ میں 28 سال سے یہ کام کر رہی ہوں کہ 2 منٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ سامنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ بچی میرے شیلٹر کو ہوم کی ہے تو اٹ مینس اس کی ماں ہوں میں, اور جب میں اس کی ماں ہوں تو میں اس کے بارے میں ہر بات کر سکتی ہوں, اور وہ بات اوتھینٹک ہے. آپ کو اس سے زیادہ چیزوں کو دیکھنا ہو تو کیمرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ہر بات کو بتائیں, اس کے بیڈ روم کیا نہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے اتنا مطلب اباگن دوہل انہوں نے کہہ دیا کہ ہم الفاظ ڈالیں, کیونکہ میرے بعد اب یہ بچی خود بات کرے گی. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو سارم بنی شیلٹر ہوم میں آ کے آپ 2 گھنٹے سیشن کیجئے گا, تب آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی زندگی میں کتنے واقعات ایسے تھے جو میں نے کہا یہ لفظ نہ بولنا, اس رشتے کو پامال نہ کرنا, کس کے کون سے جنسی تعلقات ہیں تم ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتی ہو, یہ بہت مہذب رشتے ہیں. میں نے جانے کتنی باتیں میں نے فلٹر کی ہیں. ٹھیک ہے عالیہ بھابی, بالکل عالیہ بھابی نے اپنے جذبات کا جو وہ جن لوگوں کے ساتھ روزانہ گزر رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے ان بچوں کو بچوں ہی کی طرح پالا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بھی محبت کی ایک مثال ہے, جو بھابی بات کریں یہ بھی ایک کنیکٹیوٹی ہے جو ان بچوں کے ساتھ ان کا ایک دل کا رشتہ ہے. لیکن بحیثیت ڈاکٹر آپ جو یہ پوری چیزیں دیکھ رہے ہیں, میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس ساری چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ہم بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں. ذرا سا 2 منٹ پہلے یہ بات کریں
ताकि बिल्कुल। इन्होंने बहुत ज्यादा इल्जामात, एक पता नहीं ठीक है। अपनी उस चीज के लिए मैडम नहीं, मैं 2 एक मिनट मिनट दे दीजिएगा दे, भाई, इनकी 2 बात मिनट सुन ले। प्लीज, 2 मिनट। मैडम 1 मिनट नहीं, दे दे। आपने जिस बच्ची के मैडम, लिए 1 बात मिनट की, आप दे दे, उसको इसके 2 बाद मिनट उनकी दे दे, बात क्योंकि सुनते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। मैं चाहती हूँ इस प्रोग्राम में बात, इसकी बच्ची अपना मौकिफ, क्योंकि ये बच्ची जिस सपोर्ट के साथ मेरे पास बैठी है, आपने तो इसका कॉन्फिडेंस चेक कर दिया। जी सुमेरा, आप अपने पहले केस को बता दें, वो कोई सवाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि अगर भाभी ने मेरे हवाले से कोई बात की है तो भाभी मुझे 10 साल से ज़्यादा अरसे से मुझे जानती हैं। भाभी को बहुत अच्छे से पता है कि मेरे ऊपर क्या कुछ बीती है और मुझे कौन सी बातें, वाकई भाभी सही कह रही है कि हर बात आप नहीं कर सकते हैं दुनिया के सामने, औरत की ज़बान से हर बात अच्छी भी नहीं लगती है, तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। भाभी मेरी माँ जैसी है, भाभी ने जो भी बात की है पूरे हद से कही है। ये मैंने उनको ये हक दिया है कि मैं ये बात नहीं कर सकूंगी, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं ये नहीं कर सकती। भाभी में इतनी है, भाभी कर सकती है, भाभी दुनिया के सामने सबको फेस करती है, हमारे लिए कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने दुख नहीं बता सकती, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं कहाँ तक बताऊँ भाई, इतना टाइम भी नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हर चीज़ नहीं बता सकती, मेरा दिल फट रहा है, मुझे इस वक्त आप बिल्कुल मजबूर मत करें। ठीक है, भाभी ने बिल्कुल नहीं, सही इसको किया बोलने है। दें, क्योंकि आपने औरतों का रास्ता बंद कर दिया। एक शेल्टर उनके पास है, ये बात बोले ताकि बाद में जाके इसको ये ना लगे जो दिल इसका फट रहा है। ये लाइव बताए, ना कुछ म्यूट है ना कुछ प्लान्ड है, ताकि आइंदा आप किसी के लिए बात करते हुए, किसी औरत के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हुए आप 100 दफा सोचें। और औरत जैसी औरत के साथ खड़ी होकर उसको इज्जत है। मेरे 4 दीवारी है छोटी सी, 10 साल से ज्यादा ये अपनी बेटी के साथ, बेटी जवान हुई है, उस 4 दीवारी में रह रही है। आपने 2 सेकंड में जो आपको समझ में आया आपने कह दिया। आप तो काउंसलिंग करते हैं, जैसे ये मेंबर है, आपका रुतबा मेंबर से भी आगे का है, आप जिंदगियों को दोबारा जोड़ते हैं। एक जरा सी बात में आपने इतनी बातें कर दी, आपने जो इस वक्त आपने इसको टॉर्चर कर दिया, जो आपने कह दिया। आपकी सोच है, मेरा इसका माँ बेटी का रिश्ता है, हम उम्र में ज्यादा फर्क ना हो लेकिन रिश्ता हमारा ये। आपकी सोच है, आपने इसको कितना डिस्टर्ब किया है। ठीक है आपको, डॉक्टर और आप डॉक्टर साहब, आप कह रहे लफ्जों से खेलना। आपको मालूम है ना, जब हमें किसी को मैं बताती हूँ, मुझे भी तसल्लियां देनी होती हैं। कई दफा सच्चाई इतनी तकलीफ दे होती है तो मैं लफ्जों का ही मतलब घुमा के प्यार से मैं उनको तसल्ली देती हूँ। गुड़ नहीं दे सकती तो मैं गुड़ जैसी बात उनके साथ करती हूँ। आपने तो गुड़ जैसी बात भी नहीं की, आपने तो डायरेक्ट इल्जाम लगाया। ये कोई बहुत बड़ी बात है कि म्यूट हुआ, ये हुआ। लाइव बात कर रहे हैं ना, लाइव बात में आपको ये बच्ची बताएगी। अब रुला के इसको आपको इत्मीनान हो गया। यही एक औरत की हैसियत है इस माशरे में कि अगर वो बात करे या दूसरी औरत उसकी माँ खड़ी हो जाए, आप माँ की भी सत्यानाशी करते हैं, आप बेटी की भी सत्यानाशी करते हैं। इसीलिए फिर वो औरत मार्च की जो मखसूस सोच की औरतें जिनकी मैं मुखालफत करती हूँ। मैं, आप शायद मेरे बारे में ज्यादा जानते नहीं है, शायद इसलिए आप ये सारी बातें कह चुके। मेरे आप पिछले 28 साल का कैरियर निकाल कर देखें, मैं औरत मार्च की टाइप की औरत नहीं हूँ। मैं घरेलू औरत हूँ। मैं 28 साल से शेल्टर होम चला रही हूँ। मैंने न जाने सैकड़ों बच्चियों को बाइज्जत किया, अपनी जगह पे खड़ा किया। आपने अपने जरा के प्रोग्राम के लिए आपके जो दिल में आया, पहले होमवर्क तो करते कि आप किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। और ये बच्ची, ये ऐसी कोई भी मुतासरा बच्ची, याद रखिएगा भाभी, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड या बाद में, ऑफ द रिकॉर्ड मींस कैमरे के आगे नहीं, कौन कौन सा जिनसी ताल्लुक है महरम रिश्तों में जो इस बच्ची ने नहीं देखा। मैंने इसको मना किया था कि बेटे तुम ये नहीं बोलना वरना मुश्किल होगी, क्योंकि पॉलिसीज नहीं है, पिमरा की पॉलिसी नहीं है कि हम बता सकें। तो आपकी सोच ठीक है है आलिया भाभी, प्रोग्राम का मकसद प्रोग्राम में गर्मा गर्मी डालना है या कोई किसी किस्म का कोई इसकी रेटिंग लाना नहीं है। हमने बड़े पॉजिटिव अंदाज में इस प्रोग्राम का, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल सके जहाँ पे घरों को बचाया जा सके। और डॉक्टर साहब की भी एक बड़ी पॉजिटिव बात थी, जब मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद घरों को जोड़ना है, घरों को तोड़ना नहीं। एक और बात डॉक्टर साहब जो मेरे सामने मौजूद थी, आपने क्या कोई ऐसा थेरेपी का भी जरिया होता है या कोई ऐसी चीजें जब शादी से पहले कपल आपके पास आए और आप उनको देख सकें कि जी ठीक है, इनकी जो मैचिंग है या इनकी कंपेनियनशिप अच्छी रहेगी, ऐसे भी कुछ रूल्स होते हैं? क्योंकि आप पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों पे बड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया, और ये किस हद तक जरूरी है? कंपैटिबिलिटी चेक की जा सकती है, कंपैटिबिलिटी चेक की जा सकती है, लेकिन वो जिंदगी गुजारने की गारंटी नहीं होती। ठीक है। कंपैटिबिलिटी ये है, देखें, जब मैं मैट्रिक में था तो मेरा ज़हन कुछ और था, सोचे विजन मिशन कुछ और था। ठीक है। ग्रेजुएशन में था कुछ और था, मास्टर्स में था कुछ, बदलते रहते हैं। जी। लेकिन उस वक्त जब हम दोनों से मिलते हैं, उनकी फैमिलीज को देखते हैं, तो हमें उनकी कंपैटिबिलिटी का अंदाजा हो जाता है कि किस हद तक है और ये रिश्ता किस हद तक आगे कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है। जिस तरीके से देखिए साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, इसी तरीके से रिश्ता चलाना भी सीख लेना चाहिए। ठीक है। किसी जगह पर मर्द को कंप्रोमाइज करना चाहिए, किसी जगह पर औरत को कंप्रोमाइज करना चाहिए। और औरत का सबसे बड़ा मामला जुबान का है।
अगर आप अच्छे तरीके तो से अल्लाह अच्छी ताला ने बात फिर को उसे कहते हैं, जबान दी क्यों? अल्लाह ताला देते ही नहीं औरत को मर्द ज़बान। का हाथ नहीं मैडम, दिखता। जुबान तो मर्द को भी दी, हाँ। जुबान मर्द को भी दी। अभी मैंने जो कहा, जितना कहा, और मैडम आलिया ने जो कहा, जिस अंदाज में कहा, वो ऑडियंस फैसला कर लेंगे कि किसकी जुबान, किसकी अंदाज अच्छा था। वो तो ऑडियंस पे छोड़ देना। नहीं बात नहीं, आप। देखिए मैं तो डॉक्टर साहब ये बात, ये बहस नहीं है डॉक्टर साहब, ये बात बहस नहीं है। तो बहस पे डाल दिया गया नहीं ना। देखिए, बहस में डाल बात ही दिया नहीं ना। है। आलिया भाभी की बात अपनी इस जगह है कि चीज़ आप से मर्द का बात हाथ कर रोक रही लें, है। औरत की जबान रुक जाएगी। आप मर्द का हाथ रोक लेना, आप उसका मैडम हाथ रोक रुका हुआ है लीजिए। ना। हाँ मैडम रुका हुआ है। देखिए, जुबान जो है वो दोनों के पास है ना। एक आदमी एक बात को शुरू अरे बड़ी बड़ी गंदी जबान वाले मर्द होते हैं, ऐसी ऐसी गंदी गंदी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। एग्रीड एग्रीड। क्या ऐसी औरतें भी होती हैं? औरतें भी होती हैं, बेशक होती होंगी औरतें। मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि प्रोग्राम को वन साइडेड ना चलाया जाए। जो मैं कह रहा हूं फर्स्ट टाइम से डॉक्टर साहब बोलने देखिए, कह रहा हूं, मैं अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं तो वन साइडेड की बात ही नहीं की, मैंने तो शुरू ही प्रोग्राम दो लोगों के लिए किया था, उनके घर जोड़ने के लिए। आप उसे वन साइडेड ट्रैक पे ले जा रहे हैं, और आपने लेकिन केस को बिगाड़ा, वरना हम ये बात ही नहीं कर रहे तो थे। आपसे हम सलूशन के लिए। देखिए भाई, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हम आपसे सलूशन के लिए बैठे थे, लेकिन 5 मिनट में इसकी 40 साल की जिंदगी आप नहीं सुन सकते। और आपको पॉलिसी भी चैनल की पता है कि एक बंदे को 3 से 5 मिनट मिलेंगे। जाहिर है मैं इस चीज की, मैं 28 साल से ये काम कर रही हूं, मैं जो आपसे बात कर सकूंगी वो बच्ची नहीं कर सकती। वो बार बार लिंगर ऑन कर रही थी, हम उसको फोकस कर रहे थे कि पॉइंट पे आओ। उस चीज को लाने के लिए जब मैंने बात की तो आपने उसकी शक्ल केस की क्यों बिगाड़ दी भाई? एक आपसे सवाल किया था, आपको हम इज्जत देते हैं, आप काबिले इज्जत हैं, आप उसको सेंसिबली सुन के आप जवाब दे देते, मेरी बच्ची का भी मसला हल हो जाता और जो लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया भाभी, आप हमारे साथ मौजूद थी। और बच्ची बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, मैं आप दफा अपने प्रोग्राम में मदू करूंगी, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हो चुका है, मुझे इजाजत दीजिए। हमने कोशिश की थी कि कोई हम किसी पॉइंट के ऊपर बात कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस लेवल के ऊपर अभी तक आ नहीं सके। मुझे लगता है एक सेशन आपके साथ जरूर करना होगा, लेकिन प्रोग्राम में अब वक्त हो गया है रुखसत का। नाज़रीन, प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताती चलूं कि जिंदगी में जो उसूल होते हैं वो, अगर हम ये कहें कि बराबरी की सतह पे नहीं होते बराबरी की सतह पे ही हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई औरत आज़ाद और औरत मार्च वाली औरतें, प्यार और मोहब्बत, औरत की तकरीम करना बड़ा ज़रूरत है, औरत की इज्जत करना भी ज़रूरत है। यकीन करें, मर्द उसे ऐसे चलाता है। फिर तो हमें दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।